देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे जानकारी ले लेंगे। ईशा, क्या कुछ खास खबरें हैं आज ग्राउंड जीरो से? देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की बात करना चाहूँगी। जिस तरीके से शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जो है देर रात तक चली है, जिस तरीके से कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा सरकार के खिलाफ लेकर आई थी, कई मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल दागे थे, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव है वो खारिज हो गया और वोटिंग से पहले ही सदन में कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया था। लेकिन अगर हम मुख्यमंत्री हरियाणा की बात करें तो उन्होंने करीब करीब 2 घंटे का जवाब जो है सदन में जो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, उसके तहत दिया और देर रात तक सदन की कार्रवाई चली है। अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव में देखिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साइन भी नहीं थे, जिसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा नायब सिंह सैनी ने। साथ ही उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने निशाना भी साधा कांग्रेस पर कि उन्होंने कई मुद्दे तो उठाए लेकिन महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया। और ऐसे में कांग्रेस भी मानती है कि महंगाई पर लगाम लगाने में कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब हुई है। और ऐसे में कई सारे सवाल उन्होंने जो कांग्रेस की तरफ से रखे गए थे उससे दागे, लेकिन जब वोटिंग का समय आया तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। और ऐसे में अब बीजेपी का कहना है कि तमाम कैबिनेट मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनका यही कहना है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सदन का जो समय है उसे जाया किया है और जब वोटिंग का वक्त आया तो कांग्रेस खुद ही वॉकआउट कर गई। और इस तरीके का विश्वास प्रस्ताव देखिए पहले भी खट्टर सरकार के समय 2 बार कांग्रेस लेकर आई, लेकिन उस दौरान भी सदन के पटल पर मुंह की खानी कांग्रेस को पड़ी। और इस बार जो वोटिंग इसलिए नहीं की गई क्योंकि कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था, तो इस अस्वीकृत इस अविश्वास प्रस्ताव को कर दिया गया। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल के दौरे पर जाने वाले थे। कांगड़ा उन्होंने जाना था। जिस तरीके से सशस्त्र सीमा बल की बात करें, उनकी स्थापना दिवस है और खराब मौसम जिस तरीके से चल रहा है इस वक्त, अगर हम पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हिमाचल की बात करें तो बारिश का फिलहाल अलर्ट है। कोहरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और पहाड़ी इलाकों में इस वक्त खराब मौसम के चलते जो जनजीवन है बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है। और ख़राब मौसम की कहीं ना कहीं वजह बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त मिल रही है उसके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है वो ख़राब मौसम के चलते इस वक्त रद्द कर दिया गया है। लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि है अभी नहीं हुई है, उसका भी इंतज़ार करना होगा। और जिस तरीके से 11 बजे के करीब उन्होंने हिमाचल पहुँचना था कांगड़ा में, लेकिन अभी पहुँचे नहीं हैं और माना जा रहा है कि उनका दौरा रद्द हो सकता है। आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन मौसम इस वक्त बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में बीते कल भी कई दुर्घटनाएं हुई हैं और उसमें मौत भी लगातार होती जा रही है और लोगों से भी सावधानी बरतने की यहाँ पर जो सलाह है यहाँ मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि 20 और 22 इन दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत की अगर बात करें तो बारिश कहीं जगहों पर हो सकती है, तो कहीं ना कहीं कोहरे से फिर निजात मिलने की उम्मीद है। लेकिन ठंड और ठिठुरन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यातायात सेवाएं तो बाधित हो रही हैं, लेकिन जो कामकाज में आने जाने में भी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसके अलावा हम पंजाब की बात करें तो आज मुख्यमंत्री पंजाब की तरफ से 3 बजे मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है और 3 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी। जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही देखिए अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन दोनों सदनों में मनरेगा बिल का नाम, जिस तरीके से मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया, उसकी जगह जिस तरीके से दूसरा बिल लेकर आए हैं बीबीजी रामजी बिल, जिसे लेकर आया गया है, मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम जिस तरीके से हटाया गया है, उस पर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमलावर हैं एनडीए पर। और यहाँ पर पंजाब की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि अब इस जिस तरीके से नाम बदला गया है मनरेगा का, तो उस बिल को बिल्कुल भी लागू नहीं होने दिया जाएगा और जनवरी के दूसरे सप्ताह में एक विशेष सत्र बुलाकर ये जो दूसरा बिल लाया गया है जी राम जी बिल जिसे दिया गया है नाम,
उसे सिरे से खारिज किया जाएगा और पंजाब में इसे लागू नहीं करने दिया जाएगा। जो नया बिल लाया गया है उसमें नियमों में भी कई संशोधन किया गया है। तो जिस तरीके से मनरेगा में जो अदायगी है पहले केंद्र सरकार करती थी, लेकिन अब जो नया बिल वीबीजी रामजी बिल आया है उसमें केंद्र के साथ साथ जो राज्य सरकार है 60 और 40 का जो अनुपात है ये रखा गया है और इसमें अदायगी राज्य को भी करनी होगी। और ऐसे में बड़ा विरोध यहाँ पर किया जा रहा है और इसे गरीबी और मजदूरों के खिलाफ जो है बिल बताया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी की बात करें, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कृषि संबंधी कानूनों को केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा था वैसा ही आंदोलन यहाँ पर छेड़ा जाएगा, सड़कों पे उतरा जाएगा और इस बिल को वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। अब देखिए बिल तो राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया है, अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। वहां से अगर मंजूरी मिल जाती है तो यहाँ पर देखना है कि क्या असर, जो विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही है कि क्यों नाम मनरेगा को चेंज किया गया, नाम कांग्रेस एक तरफ विरोध कर रही है कि महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, दूसरी तरफ जो नियमों में संशोधन किया गया है उसका विरोध यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर रही है। तो ऐसे में अब देखना है कि इनका विरोध क्या कृषि संबंधी कानूनों की तरह रहता है और क्या इसका असर केंद्र सरकार पर पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बार जब बिल कानून बन जाता है तो उसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन कृषि संबंधी कानून जो सरकार लेकर आई थी उन्हें कहीं ना कहीं सरकार को खुद रद्द करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के सामने आए थे और उनका कहना था कि किसानों को वो समझा नहीं पाए, इसलिए इन कानूनों को रद्द किया जाता है। बिल्कुल ईशा, लेकिन ये समझने वाली बात होगी कि विपक्ष वो मुद्दे नहीं उठा पाता जो जनता के बीच आवाज पहुंचे। हर बार उनके मुद्दे थोड़े अलग होते हैं और जनता उन्हें समझ नहीं पाती है, जिसका खामियाजा उन्हें बड़े चुनाव में भुगतना पड़ता है। अजहर हुसैन हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेंगे। अजहर, क्या कुछ खास खबरें हैं आज जम्मू कश्मीर से? दुनिया जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले लगातार ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से कोहरा और धुंध की वजह से जो आवाजाही में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के हवाले से ये इतला मिल रही है कि नए साल के आमद पे या 26 जनवरी के आमद पे जो है सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट पे रखा गया है और जो है मिलिटेंट्स की यानी आतंकियों का जो निशाना है वो नए साल पे कुछ बड़ा करने के लिए इस हवाले से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे है। जम्मू की बात करें तो यहाँ पे नाके बढ़ा दिए गए हैं, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पर्टिकुलरली जो पुंछ राजौरी है और एलओसी के सटीक वाले इलाके पे भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस यहाँ पे देखी जा सकती है। रात भर जो हम ड्रोन्स के थ्रू जो है पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है, क्योंकि अभी खदशा यह है कि पाकिस्तान की ओर से जो आतंकियों के हमले हैं उनके फिराक में है, क्योंकि जो विजिबिलिटी भी कम ही है। पर्टिकुलरली जो पहाड़ी क्षेत्र एरिया में काफी धुंध छाई हुई है, जिसका जो फायदा है आतंकी उठा सकते हैं और इसके पेश नजर जो है सिक्योरिटी को काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। ना कि हम यूं कहेंगे कि जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब के सटीक वाले जो एलओसी वाले इलाके हैं और उसके साथ साथ राजस्थान के जितने भी एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम घाटी की बात करें तो घाटी में नाइट आवर्स में हालांकि यहाँ पे आज का जो तापमान है -3 से 4 चला जाता है, लेकिन इस दौरान भी सिक्योरिटी फोर्सेस रात के समय में भी मुख्तलिफ जगहों पे जो है तलाशी कार्रवाई कर रहे हैं, ट्रिस्किंग की जा रही है और गाड़ियों की आवाजाही भी यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि किस प्रकार से जो आतंकी है वो कोई बड़ा हमला ना करे। और फिलहाल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट है। एक तो नया साल है, दूसरा ये कि 26 जनवरी यानी यौम आजादी के पेश नजर भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है काफी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला लगातार जो अपने मैनिफेस्टो के हवाले से जो है घेराव में नजर आ रहे थे, विपक्ष जो है उनको आड़े हाथों ले रहे थे, लेकिन कल शाम जो है उनके अपने मिनिस्टर सतीश शर्मा की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया कि उनमें जिस प्रकार से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 12 गैस सिलेंडर और उसके साथ साथ फ्री राशन का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन सतीश शर्मा ने कहा कि अगले 5 या 6 महीनों के दौरान जो है ये वादे भी पूरे किए जाएंगे, गैस सिलेंडर्स और मजीद जो राशन कोटा है उसमें इजाफा भी किया जाएगा। और साथ ही साथ एक बड़ी बात यहाँ पे कि फूड सेफ्टी एक्ट के हवाले से अगर हम बात करें, लगातार जम्मू कश्मीर में इस हवाले से सुर्खियों में रहा है कि फूड सेफ्टी के हवाले से चाहे हम रोटन मीट और उसके बाद में नकली पनीर या जो है सब स्टैंडर्ड खाने पीने की चीजों के हवाले से उन्होंने कहा कि अब हर एक क्षेत्र में जो है मोबाइल लैब टेस्टिंग वैन होगी, जिसके माध्यम से
फूड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है वो वहीं पे चेकिंग कर सकती है, और ताकि जो है ये फूड सेफ्टी यानी कि खाने पीने की चीजों पे जो है पूरी तरीके से कंट्रोल रखा जाए। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जीएमसी हंदवाड़ा यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा जो है सुर्खियों में रहा है। हालांकि इसके बनाने के हवाले से, लोकेशन के हवाले से भी वहां के लोग काफी नाराज थे, लेकिन कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक जो पेशेंट है उसको सीटी स्कैन करना था, लेकिन उसके बाद में जीएमसी हंदवाड़ा में सीटी स्कैन जो है खराब पड़ी थी, और उसके बाद में इस पेशेंट को ट्रॉली के जरिए पूरे मार्केट में घूम के लेके जा रहे थे, और उसके बाद में इस पेशेंट को मार्केट से सीटी स्कैन करके आ गए। तो उसके बाद में जो लोग हैं वो काफी जो है गमे गुस्से का इजहार कर रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर जीएमसी में ऑलरेडी सीटी स्कैन पड़ी हुई है, 2 सीटी स्कैन, एक खराब पड़ी थी, दूसरी अभी इंस्टॉल नहीं किया गया, तो इस हवाले से अभी तक इस पे कदम क्यों नहीं उठाए। फिलहाल लोगों ने इस बारे में एक इंक्वायरी और स्पेशल टीम जो है कमेटी बिठाने का एक ऐलान जो है तजवीज रखी है कि इसमें जितने भी मुलविस है उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक बार फिर उमर सरकार की जो हेल्थ सेक्टर है इस पे उंगलियां यहाँ पे लोगों के लिए उठाना शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं बिल्कुल अजहर, नाराजगी साफ देखने को मिल रही है, और इसका खामियाजा उन्हें बड़गाम उपचुनाव में भी देखने को मिला था। ईशा, आपके पास आते हुए देखिए, ईशा, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन वो जो मुद्दे जनता तक पहुंचने चाहिए वो मुद्दे वो उठा नहीं पाती है। इसका खामियाजा पंजाब में अभी जिला परिषद के चुनाव हुए, वहां पर भी उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वो मुद्दे नहीं उठा पाती है, इसकी यही वजह मानी जा रही है कि कांग्रेस अभी तक पीछे है, क्योंकि माना जा रहा था कि अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, और सीधा जो मुकाबला था जो अभी निकाय चुनाव हुआ है पंजाब में, वो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में था, और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई वहां पर भी। हरियाणा कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 1.25 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, और कांग्रेस को लाने की देखिए अविश्वास प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी फिलहाल जो सरकार है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर काम करती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरीके से रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़, ये एक बड़ी रैली कांग्रेस की तरफ से की गई थी, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से आलाकमान के खिलाफ जो है एक मुद्दा छेड़ा है वोट चोर गद्दी छोड़ का, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हरियाणा, और राहुल गांधी लगातार देखिए हरियाणा का जिक्र करते आए हैं कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक दबाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी था कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तो उन्हें बना दिया गया है, तो मुद्दे कौन से उठाए जाए। तो ऐसे में वो अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर लेकर आए, लेकिन उस प्रस्ताव में उनका हस्ताक्षर नहीं था। इसको लेकर भी कहीं तंज यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कसा है। दूसरी तरफ अगर हम देखिए निकाय चुनाव की अगर बात करें, माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से जिला परिषद के चुनाव हुए हैं और ब्लॉक समिति के, उसमें बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। आम आदमी पार्टी 50% से ज़्यादा सीटें हैं आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर निकाली हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद से मजबूत यहाँ पर चल रही थी, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। और तरन तारन विधानसभा उपचुनाव में तो चौथे नंबर पर जो है कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, यहाँ तक कि कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। जहाँ तक आप जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव की बात है पंजाब में, हालांकि जो है कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा ठीक रहा है तरन तारण विधान चुनाव की अपेक्षा, और कुछ सीटें जो कांग्रेस है वो निकालने में यहाँ पर सक्षम रही है। लेकिन शिरोमणि अकाली दल जो कि 2017 के बाद से बिल्कुल ही जिसका ग्राफ खत्म होता हुआ नजर आया था, तो शिरोमणि अकाली दल कहीं ना कहीं उसका ग्राफ यहाँ पर बढ़ा है, और तरन तारण विधानसभा चुनाव में उनकी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रही है। और दूसरी तरफ हम जिला परिषद ब्लॉक समिति की बात करें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल कई सीटें यहाँ पर निकाली है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी पहली बार अपने चुनावी चिन्ह पर ये चुनाव लड़ रही थी। हालांकि बीजेपी ने भी कई सीटें निकाली हैं, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर देखिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कांग्रेस जिसे लग रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव में वो सत्ता में पंजाब में काबिज हो सकते हैं, लेकिन जो आपसी गुटबाजी है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की देखिए हर जगह पर हावी है। चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो पंजाब में भी देखिए कई ऐसे चेहरे हैं जो खुद को मुख्यमंत्री दावेदारी अभी से पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। नवजोत कौर सिद्धू की तरफ से देखिए कई बड़े आरोप यहां पर लगाए गए हैं। तो ऐसे में अभी तो जो अगर कांग्रेस की बात करें बैकफुट पर वो चलती हुई नजर आ रही है। सुप्रिया श्रीनेत देखिए आज पहुंच रही हैं चंडीगढ़ में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस
मनरेगा को लेकर करने वाली हैं। जिस तरीके से नाम बदला गया है, अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग भी उनके साथ होंगे और ये भी माना जा रहा है कि जनवरी तक पंजाब कांग्रेस का प्रधान भी यहाँ पर बदला जा सकता है। लेकिन जो आपसी गुटबाजी है कांग्रेस की और दूसरी तरफ से जो बड़े मुद्दे उन्हें भुनाने चाहिए, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं कांग्रेस भुना नहीं पा रही है। यही वजह है कि चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, वहां पर हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ रहा है। ठीक है ईशा, आपसे इसी पर ज्यादा जानकारी लूंगी। राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे यूपी से स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ खास खबरें हैं आज उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल सुनिए, उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जनता दर्शन लगाया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगभग 250 लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के सीएम द्वारा निर्देश दिए गए उच्चाधिकारियों को। और जिस तरह से दूसरे देशों में भेजकर पासपोर्ट में वीज़ा में धोखाधड़ी करने की बात एक सज्जन ने की थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीर देखे और उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि कहीं भी किसी भी नागरिक के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ इस तरह की धोखाधड़ी होती है कि दूसरे देश में भेजने के नाम पे धन उगाही की जा रही है, तो उस पर आप लोग कठोर कार्रवाई कर ले। वहीं विधानसभा का चूंकि शीतकालीन सत्र कल शुरू हुआ, विपक्ष चूंकि सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित तो हो गया, लेकिन सदन का जो नज़ारा देखने को मिला, समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से फॉग को लेकर के यहाँ पे मौसम का जो मिजाज बदला है उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, कोडिन कफ सिरप को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने जो सिपाही आलोक सिंह हैं उसको लेकर के भी अखिलेश यादव पे हमला बोला और उनके साथ जो तस्वीरें थी उसको भी दोनों डिप्टी सीएम ने दिखाया कि किस तरह से आलोक सिपाही बना सपाई। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि आप जब फंस रहे हैं तो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पे प्रशांत कुमार जो पूर्व डीजीपी थे उनको उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, कल उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, उसको भी लेकर अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया कि प्रदेश में जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर हुए हैं उसी तरह से अब फर्जी नियुक्तियां होंगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है वो काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। हालांकि सरकार की तरफ से और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि सत्र छोटा जरूर है, चूँकि 24 तारीख तक ही ये सत्र चलना है, लेकिन कई अहम ठोस प्रस्ताव हैं जो पास होंगे और उत्तर प्रदेश के लिए अनुपूरक बजट भी इस सत्र में लाया जाएगा। तो अब देखना होगा कि विपक्ष का कितना हमला होता है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, वो मीडिया से रूबरू होंगे। तो एक तरह से जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, तो आज जरूर वो भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कोडिन कफ सिरप का मुद्दा गर्माता जा रहा है, पूर्णतः राजनीतिक रूप ले लिया है। वहीं हम मौसम की बात कर लें तो पूर्वांचल की बात कर लें या अवध प्रांत की बात कर लें या बुंदेलखंड की बात कर लें या पश्चिमी एनसीआर की बात कर लें, हर जगह तापमान गिर गया है। गलन बढ़ने की वजह से आम नागरिकों को, जनमानस को, आने जाने, नौकरी पेशा वालों को, मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विजिबिलिटी कम होने से कई जगह पर रोड एक्सीडेंट की भी घटनाएं देखने को मिली हैं। हालांकि नगर निगम के तरफ से तमाम जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं, इसके अलावा अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये जो भी व्यवस्थाएं हैं प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के आगे काफ़ी नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। जी सुनिए। ठीक है राघवेंद्र, अजहर आपके पास आते हुए देखिए, अजहर 26 जनवरी भी नज़दीक है और उससे पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आती है, क्योंकि कोई भी बड़ा आतंकी घटना ना हो इसके लिए कितना अलर्ट अभी वहां पर किया गया है। और इससे पहले भी पुंछ में भी देखने को मिला था, कोई पाकिस्तानी महिला वहां पर से मिल गई थी, इसको लेकर क्या अपडेट है, कहाँ से वो महिला आई थी और कैसे उसने एंट्री ले ली यहाँ? देखिए, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही जो सूचना मिल रही है कि जो इंटेलिजेंस मिल रही है कि पाकिस्तान की ओर से जो है यहाँ पे जो है इन्फिल्ट्रेशन करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। लगातार कई एक आतंकी जो है जो इस फिराक में है, कब मौका मिले वो एंटर हो जाए घाटी और यहाँ पे जो है वो आतंकी जो है गतिविधि अंजाम दे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से यहाँ पे जिस तरीके से रिसेंटली राजौरी क्षेत्र में जो है एक लेडी को पकड़ा गया, हालांकि एक इंक्वायरी बिठा दी गई है, पूरी पूछताछ की जा रही है किस प्रकार से वो यहाँ
यहाँ पे एंट्री होगी, ना कि यह लेडी यहाँ पे एंट्री हुई थी, लेकिन पहले काफी सारे जो व्यक्ति होते हैं जिनको धकेला जाता है कि नहीं आप घाटी में जाएं और वहां पे आतंकी जो हमले हैं उनको अंजाम दे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस की वजह से देखिए जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो दूसरी जानिब इस प्रकार से एक कठिन होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, एक चैलेंजेबल ये होता है कि -8 पारा में, -10 पारा में या ग्लेशियर के दौरान जब ड्यूटी होती है, एक तो ड्यूटी देते हैं और दूसरी जानिब से कि कोई हमला ना हो, तो इस दौरान जो हमारे वीर सपूत होते हैं वो इस पूरी गतिविधि पे नजर रखे हुए हैं। और दूसरी जानिब जो अच्छी बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको लेके वो ये सारी ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें ड्रोन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस आज का जो जवान है, हमारा जो सिक्योरिटी जवान है वो मैदान में है और किसी भी हालात से निपटने के लिए वो तैयार है। रात के 12 बजे या 1 बजे जब -8 होते तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हर एक क्षेत्र में, हर एक नेशनल हाईवे पे, पहाड़ से लेके जो है अर्बन एरियाज में वो अलर्ट होता है, वो खड़ा होता है, वो पूछताछ की जा रही है, तब जाके जो है देश क्या, जम्मू कश्मीर क्या, पूरा देश आराम से सो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे भी एक चैलेंज है आने वाले समय में अगर बर्फबारी होती है, क्योंकि अभी आज से रात के 12 बजे से जो है जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली घाटी में जो चिले कलान है, जो 40 से 50 दिन तक एक कठोर वाली सर्दी होती है, वो शुरू होगी आज रात के 12 बजे से। और यहाँ पे भी एक चैलेंज है क्योंकि एक 2 महा उत्सव जो है वो पूरे देश भर में मनाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो है न्यू ईयर और उसके बाद में जो 26 जनवरी है, ये बड़े उत्सव है। और इसको पुरअसर तरीके से निपटने के लिए या इसको पुरअसर तरीके से चलाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक चैलेंज है। लेकिन हमने देखा कि बीते दिनों में जब भी कोई चैलेंजेबल होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसको आराम से टैकल करता है। और यहाँ पे जब भी कहीं पे ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पे भी देखने वाली बात यह है कि अगर कहीं पे सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कोई ऑपरेशन चलाया जाता है, 2 दिन 3 दिन चला जाता है, लेकिन उस ये रहता है कि आसपास में जो लोकल लोग होते हैं, जो आसपास में बस्ती होती है, उनकी सबसे पहले सेफ्टी होती है कि उनकी यहाँ पे जाने ना चली जाए। तो इस हवाले से कोई भी ऑपरेशन होता है पूरे सूझबूझ से टैकल किया जाता है ताकि कोई आम इंसान या कोई बेगुनाह इसमें ना मारा जाए और इस पूरे चीज को अंजाम दिया जाता है। फिलहाल आने वाले समय में अगर मौसम की बात करें तो मौसम लगातार आज से 12 बजे, जिस तरीके मैंने पहले ही बताया कि 12 बजे के बाद में चिले कलान शुरू 40 से 50 दिनों तक ये कठोर वाली सर्दी होगी। और दूसरी जानिब से मौसम विभाग ने भी प्रेडिक्ट किया है कि आज शाम से ही, यानी 20 के शाम से लेके 22 दिसंबर तक जो है घाटी में भीषण बर्फबारी हो सकती है। और इसको लेके भी प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है। मैन और मशीनरी जो है वो अलर्ट पे है, स्नो कटर मशीन से लेके, और जो फारफ्लंग एरियाज है, अर्बन एरियाज है, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है, वहां पे भी कंट्रोल रूम्स तैनात किए गए हैं और किसी भी डिस्ट्रेस कॉल को निपटने के लिए जो है प्रशासन तैयार है। दूसरी जानिब जो अपर क्षेत्र एरिया है वहां पे एडवांस में जो है राशन का कोटा जो है वो मुहैया किया गया है ताकि लोगों को इन सर्दियों के दिनों में या अगर बर्फबारी होती है तो उन दिनों में लोगों को कोई कठिनाई, यानी कि अजहर आप कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है और जो भी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं उसमें बेहतरीन काम किया जा रहा है। और राघवेंद्र आपके पास आते हुए, देखिए राघवेंद्र, जिस तरीके से अब सर्द शुरू हो गई है और लगातार जिस तरीके से प्रकोप जारी है, AQI भी दिल्ली NCR की अगर बात करें तो AQI 400 के पार है और इसी तरीके से लखनऊ में भी अब धुंध बढ़ गई है। विपक्ष जो है लगातार इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और कल विधानसभा सत्र के दौरान भी ये कहा जा रहा है कि अब विपक्ष की तरफ से AQI को लेकर तो उठाया जाएगा सवाल, और जिस तरीके से कप सिरप में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक तरफ बीजेपी कह रही है कि सपा के आदमी इसमें शामिल हैं और सपा कह रही है बीजेपी के आदमी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल सुनिए, अगर AQI की बात कर लें तो दिल्ली NCR में तो हालत बहुत ही ख़राब है। वहाँ का पॉल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है AQI प्रेशर की वजह से सांस के रोगियों को और जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, उनको काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हम अगर पूर्वांचल की बात कर लें या लखनऊ की बात कर लें, यहाँ पे भी धुंध है और 4-5 दिनों से धुंध की ही वानगी थी कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो T20 मैच होना था इकाना स्टेडियम में वो नहीं हो पाया था। उस दिन विजिबिलिटी थी ही नहीं, फ्लड लाइट जलाने के बाद भी मैच कराने की स्थिति नहीं बन पाई थी। तो एक तरह से धुंध की समस्या से तो पूरा प्रदेश से गुजर ही रहा है, आम नागरिकों को इसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए रोड एक्सीडेंट भी बढ़े हैं। और वहीं अगर कोडिन कफ सिरप की बात कर ले तो कोडिन कफ सिरप का मुद्दा केवल उत्तर प्रदेश नहीं
कई राज्यों का था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। इसके अलावा जिस तरह से अन्य राष्ट्रों में, नेपाल की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, कई राष्ट्रों में भेजने की बातें जो आई हैं। नशा के लिए जिस तरह से कोडिन कफ सिरप का प्रयोग किया गया, कई बच्चों की जिस तरह से मौतें हुई कोडिन कफ सिरप से, ये बहुत ही मतलब दुखदाई रहा। और यहाँ पे चूंकि जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश की तरफ से ही जब शिकायतें मिली थी कोडिन कफ सिरप के अवैध ट्रेड की, इलीगल व्यापार की, तो उस पे जब उत्तर प्रदेश सरकार ने नियंत्रण कसा था, जब सोनभद्र, मिर्जापुर में गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद से जांच ज्यों ही आगे बढ़ी, एक के बाद एक परत खुलने पड़ी। कई सफेदपोश, कई ठेकेदार, कई नेता इसमें संलिप्त होते दिखाई दिए, कई गिरफ्तारियां हुई, करोड़ों खरबों के व्यापार की बातें सामने आई। हालांकि इस पे अभी कार्रवाई चल रही है। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, एसटीएफ अपनी कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस अपने तरफ से कर रही है। लगातार इस पे कार्रवाई तो जरूर हो रही है, लेकिन चूंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसको देखते हुए जो कोडिन कफ सिरप का मुद्दा है वो पूर्णतः राजनीतिक हो गया है। जिस तरह से विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर हमलावर हैं कोडिन कफ सिरप को, वो चूंकि धनंजय सिंह का नाम लेना चाहते हैं। विपक्ष स्पष्ट कहता है कि बुलडोजर की कार्रवाई आलोक सिंह पे कब होगी, धनंजय सिंह पे कब होगी। वो धनंजय सिंह का काफ़ी करीबी, हालांकि धनंजय सिंह कहते भी हैं कि हाँ हमारा आलोक सिंह काफ़ी करीबी है, लेकिन इस व्यापार में मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहीं अखिलेश यादव के साथ जब आलोक सिंह की फोटो सामने आई तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में हमलावर हो गई। और जिस तरह से दोनों डिप्टी सीएम ने भी कल सदन में भी मीडिया से बताया, वो तस्वीरें दिखाई कि आलोक सिपाही बना सपाही, उसके बाद से अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हुए। और इसी को ध्यान में रखते हुए ही आज अखिलेश यादव 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कोडिन कफ सिरप पे एक तरफ से ईडी, एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हर आदमी, हर राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, अपना बचाव करते हुए दूसरे पे आरोप लगाता हुआ दिख रहा है। जी सुनिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।